हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत चौथी का जो अर्थशास्त्र दी है उसका जो तीसरा चैप्टर है मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट का अध्ययन करेंगे। जो बच्चे सेशन से जुड़े हुए हैं वो फटाफट सेशन को अपने मित्रों में शेयर कर दें, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। आज का ये टॉपिक बिल्कुल ही नया है, मुद्रा और साख। मुद्रा के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे और साख। आइए आज हम विस्तार से इनके बारे में जानते हैं। मुद्रा क्या है? मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। साधारण भाषा में उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का विचार आने से आपके मन में धन है, पैसा है, इसका ख्याल आता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है मुद्रा होती है। मुद्रा की एक सटीक परिभाषा अभी तक किसी विद्वान ने नहीं दे पाई है कि मुद्रा है क्या। अगर अचानक आपसे कोई प्रश्न करेगा मुद्रा क्या है, तो आप उसकी सटीक परिभाषा नहीं दे सकते हैं। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम मुद्रा और साख के बारे में विस्तार से समझेंगे कि मुद्रा क्या है और साख क्या है। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। ये मुद्रा की विशेषताएं हैं। मुद्रा की विशेषताएं हैं। तो मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम। अब प्राचीन काल में जब मुद्रा नहीं चलती थी, लोग विनिमय के माध्यम से, वस्तु विनिमय के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। तो वस्तु विनिमय में आने वाली जो समस्याएं थीं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए ही मुद्रा का आविष्कार किया गया या मुद्रा की खोज की गई, जिससे विनिमय में आने वाली समस्याओं से निपटा जा सके। अब यहाँ पर एक शब्द आया है विनिमय, इसको समझना आवश्यक है। विनिमय माने होता है आदान प्रदान, आदान और प्रदान। आदान प्रदान को सरल भाषा में कहते हैं अदला बदली। क्या कहते हैं? अदला और बदली। इसमें वस्तुओं की अदला बदली होती थी। जो वस्तु आपके पास नहीं है वह वस्तु आप दूसरे से ले सकते हैं और अपनी अतिरिक्त वस्तु को दूसरों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया गया है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है। देखिए, मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक अभिन्न अंग है। यानी मुद्रा, इन धन संपत्ति को हम अपने जीवन में रोजाना प्रयोग करते हैं और एक हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, भाग है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखें कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। यानी मुद्रा के द्वारा वस्तुएं को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ऐसे लेन देन होते हैं जिसमें मुद्राओं के बदले में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते हों वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो। यानी लेन देन होते हों लेकिन मुद्रा का कोई प्रयोग ना हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो कि हम बाद में भुगतान कर देंगे। लेन देन हो रहा है लेकिन तुरंत मुद्रा के माध्यम से भुगतान नहीं किया जा रहा है, मुद्रा नहीं दी जा रही है, बल्कि उसका भुगतान बाद में करने का वादा किया जाता है।
ऐसा प्रायः आप लोगों ने देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कि खरीदारी जो भी हम वस्तु खरीदते हैं वो मुद्रा के द्वारा ही क्यों खरीदते हैं? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। यानी मुद्रा दे करके अपनी आवश्यकता की वस्तु या सेवा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में कर सकता है। जो उसे आवश्यकता है उन आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने के लिए वह मुद्रा का प्रयोग कर सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम समझने का प्रयास करेंगे। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाज़ार में जूता बेचकर गेहूँ खरीदना चाहता है। मान लीजिए किसी के पास जूता है, जूता बेचकर वह गेहूँ खरीदना चाहता है। और जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा, जूता बेचकर मुद्रा प्राप्त करेगा, और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल वह गेहूँ खरीदने के लिए करेगा। ऐसा नहीं जूते के बदले गेहूँ खरीद लें, पहले वो जूतों को बेचेगा, जूतों को बेचने से जो मुद्रा प्राप्त होगी उस मुद्रा से वह गेहूँ का क्रय करेगा या गेहूँ खरीदेगा। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती, क्योंकि उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो उसके जूते को लेकर गेहूं प्रदान कर सके। यदि जूता निर्माता बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते के साथ गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान की खोज करनी पड़ती जो न केवल गेहूं बेचता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुएं या चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए सहमत हों, तो इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। तो वस्तु विनिमय में दोहरे संयोग का अभाव था। यानी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति की खोज करनी पड़ती थी जिन्हें हमारी वस्तुओं की आवश्यकता हो और हमें दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता हो, जैसा कि इस उदाहरण में बताया गया है। तब विनिमय हो सकता था और ऐसे व्यक्ति को खोजना बहुत ही कठिन होता था। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता हो वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशेषता है। ये इसकी अनिवार्य विशेषता है। वस्तु विनिमय की पहली विशेषता है कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना आवश्यक है। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकताओं की आवश्यकता होनी चाहिए। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करती है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को की जो ज़रूरत है उसको ख़त्म कर देती है, क्योंकि मुद्रा में दूसरे दोहरे संयोग का जो समस्या आती है वस्तु विनिमय, उस समस्या का समाधान मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। और जूता को बेचकर या हम अपनी अतिरिक्त वस्तु को बेचकर अपनी आवश्यकता की वस्तु को खरीद सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुद्रा विनिमय का माध्यम कहा जाता है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसलिए विनिमय का माध्यम कहा जाता है। यानी मुद्रा के माध्यम से विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। अगला पॉइंट है मुद्रा के आधुनिक रूप। जो मुद्रा है, मुद्रा के आधुनिक रूप क्या हैं? ये प्रारंभिक काल की मुद्रा यहाँ पर दी गई हैं, आप देख सकते हो इस स्पष्ट रूप से। ये प्राचीन काल की मुद्राएं हैं। हर समय हर काल में मुद्राओं का रूप बदला है, उनके मानक बदले हैं, और वर्तमान में जो हम मुद्रा का रूप देख रहे हैं वो अलग है। हर देश की मुद्रा अपनी अलग अलग मुद्रा होती है। हमने देखा है कि
मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। यानी सिक्कों के चलन से पहले जो है मुद्रा के रूप में कई चीज़ें प्रयोग में लाई जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। जो भारतीय थे यानी भारतीय लोग थे वो अनाज और पशुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे। इसके बाद सोना चांदी यानी धातुएँ आईं, धातुओं का ज्ञान हुआ, तब उनका प्रयोग जो है मुद्रा के रूप में किया जाने लगा, जिसमें सोना चांदी तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ और जिसका चलन पिछली सदी तक भी रहा है। और ये भी विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के रूप में जानी जाती थी। इसके बाद करेंसी। करेंसी क्या है बच्चों? करेंसी जो है मुद्रा का ये आधुनिक रूप है। करेंसी क्या है बच्चों? करेंसी जो है मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। करेंसी में क्या शामिल है? कागज़ के नोट और प्लस सिक्के, ये दोनों चीज़ें जो है करेंसी में शामिल होती हैं। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी हैं। अनाज और पशुओं की तरह वे रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं और आधुनिक मुद्रा इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? ये देखिए आधुनिक मुद्रा बनी हुई है यहाँ पर। इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार ने इसे प्राधिकृत करती है। किसी भी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है किसी भी वस्तु या सेवा को बेचने और खरीदने में। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। यानी हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह है भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्टकट में RBI भी कहते हैं। RBI, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हिंदी में कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से जब केंद्र सरकार आदेश देती है तब करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। कानून के अनुसार है किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है, मुद्रा जारी नहीं कर सकती है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता है। यानी कोई भी सौदा है उसके लिए भुगतान के लिए मना नहीं किया जा सकता है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। बैंकों में निक्षेप। बैंकों में निक्षेप क्या है बच्चों? बैंकों में निक्षेप का मतलब है जमाएं। बैंकों में जमा है, जमाओं से मतलब है बैंकों में जो चीज़ जमा है। जैसे कि लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की या दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के पास अतिरिक्त नकद होता है। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोल कर जमा कर देते हैं। बैंक में ये जमा स्वीकार करते हैं और बैंक ही जो है ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस पर जो है बैंक ब्याज भी कुछ % देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद यानी ब्याज भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। इसलिए इस जमा को मांग जमा भी कहा जाता है। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का यानी विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करता है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। यानी नकद ना देकर चेक से भुगतान किया जाता है। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता
जिसका किसी बैंक में खाता है, जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। यानी जिसका खाता बैंक में है, जिसका खाता बैंक में है, मान लीजिए बैंक है, ठीक है, इस बैंक में इस व्यक्ति का जो है वो खाता है, तो ये व्यक्ति चेक दे देगा और चेक में जिस व्यक्ति को धनराशि देना चाहता, धन देना चाहता है, उसका नाम यहाँ लिख देगा और ये व्यक्ति बैंक नहीं जाएगा, बल्कि इस चेक ही उस व्यक्ति को दे देगा जिसको धन की आवश्यकता है, और बैंक से जाकर ये चेक के माध्यम से रुपये निकाल सकता है इस व्यक्ति के खाते से। इस व्यक्ति का वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है, तो चेक के माध्यम से ही निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं चेक किस प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि एक जूता निर्माता एम सलीम का चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है। जूता निर्माता जो है, जो जूता निर्माता कंपनी है और जहाँ से जूता निर्माता कंपनी कच्चा माल खरीदती है, इसका नाम है सलीम, उसको भुगतान करना है। इसके लिए एक विशेष रकम का चेक लिखता है, अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है और धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। यह लेन देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है। इन्हें यानी बिना कैश दिए चेक के माध्यम से हो जाता है। अब चेक क्या होता है, देखिए बच्चों, ये चेक यहाँ पर, ये चेक का एक प्रारूप है, क्योंकि ये पुराना प्रारूप है। देखिए आप यहाँ पर लिखा है पे, जिसको भुगतान करना होता है। मान लीजिए आपका बैंक में खाता है SBI में, जिसको भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं, और आपको किसी को रुपए देने हैं, तो आपको जिसको रुपए देने हैं वहाँ पर उसका नाम लिखा जाता है। जिसे आप रुपए देंगे उसका नाम, उसके नाम का चेक काट देंगे, यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। जितनी धनराशि देनी है उतनी धनराशि यहाँ शब्दों में लिख देंगे और इसमें यहाँ अंकों में लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर अपने साइन कर देंगे। खाता संख्या चेक में छपी होती है, इसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये चेक नंबर होता है, ये वाला, ये चेक नंबर होता है और ये बैंक द्वारा प्रयुक्त कोड होता है। इस चेक अगर आप दे देंगे भर के, तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इस चेक के माध्यम से नगद रूप में पैसे प्राप्त कर सकता है, अथवा यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये तारीख लिखी हुई है और यहाँ पर लिखा AC पे। ACP का मतलब क्या होता है, AC पेज का मतलब क्या होता है, पे माने भुगतान करना। यानी ये जो चेक है, इस चेक का पैसा उस व्यक्ति के खाते में ही जाएगा जिसको ये चेक दिया गया, उसको कैश प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। उसको चेक, उसको जो धनराशि होगी वो उसके खाते में ही अंतरित होगी, ट्रांसफ़र होगी। और अगर इसमें ये नहीं लिखा जाता है, सादा दे दिया जाता है, तो वो हमें कैश के रूप में भी प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नगद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो पाता है, क्योंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है। इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में से भी मुद्रा समझा जाता है। जो आधुनिक मुद्रा में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। मैंने किसे मुद्रा समझा जाता है? चेक को। चेक को भी मुद्रा समझा जाता है, क्योंकि ये भी मुद्रा का ही कार्य करता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा या भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली में बहुत करीब
से जुड़े हुए हैं, बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। अगला है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। बैंकों में ऋण संबंधी जो गतिविधियाँ हैं वो क्या हैं, आइए इसको समझते हैं स्पष्ट रूप से। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं, यानी जो भी आपने खाता खुलवाया, बचत खाता खुलवाया है, उस बचत खाता में आप जो भी धनराशि जमा करेंगे तो बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं, ये आपके मन में प्रश्न आता होगा। तो यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नगद रूप में रखते हैं, यानी बैंक जो भी बैंक के पास जमा है जनता का धन, उसका कुछ परसेंट नकद रूप में रखते हैं और शेष जो बचता है उसको वहाँ ऋण के रूप में उपलब्ध अन्य लोगों को उपलब्ध करा देते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% भाग हिस्सा नगद रूप में रखा जाता है। यानी अगर किसी बैंक में किसी व्यक्ति के 100 रुपये जमा हैं तो वह बैंक इन 100 रुपये में से केवल 15 रुपये नगद रूप में रखेगा और शेष जो 85 रुपये हैं वो अन्य व्यक्ति को ऋण के रूप में दे देगा, अन्य व्यक्ति को ऋण के रूप में दे देगा। फिर उसका भी जो है ये 15% रखेगा और शेष तीसरे व्यक्ति को ऋण के रूप में दे देगा। यह क्रियाविधि लगातार चलती रहती है। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ता द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए या एक प्रावधान किया जाता है। यानी ये बैंक ये मान लेता है जिस व्यक्ति का खाता वो एक दिन में पूरी रकम नहीं निकाल पाएगा, पूरी रकम एक दिन में नहीं निकाल पाएगा। तो ये ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान भी किया गया, कोई भी जो है पूरी रकम नहीं निकाल पाता है, ना ही कोई निकालना चाहेगा। तो इस आधार पर वो 15% नगद रूप में रखते हैं और शेष अन्य लोगों को ऋण के रूप में उपलब्ध करा देते हैं। चूँकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नगद से आराम से चल जाता है। गतिविधियाँ के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। जो गतिविधियाँ की जाती हैं, यानी आर्थिक गतिविधियाँ जो की जाती हैं, उनके लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि या जमा करता एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। देखिए यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। यह है बैंक जमा करता है, जो जनता है यानी लोग जमा करते हैं। यहाँ लोग जो जाते हैं, जो भी जिनके पास अतिरिक्त धन होता है वो जाकर इस बैंक में जमा कर देते हैं, इस बैंक में जमा करते हैं। लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। धन भी इनको यहाँ जमा करते हैं अपना धन और यहाँ फिर निकालते हैं और उन पर अधिक जब ज़्यादा समय हो जाता है तो इनको ब्याज भी मिलता है। और क्योंकि बैंक अपने पास जो नगद जमा है उसका कुछ परसेंट, कम से कम 15% यहाँ पर दिया गया है, नगद रूप में रखते हैं। शेष जिनको धन की आवश्यकता है, जिनके पास धन नहीं है, धन की आवश्यकता है, वो बैंक से ऋण लेते हैं। तो बैंक जो है इनको ऋण दे देती है, लोन दे देती है, तो ये कर्जदार बन जाते हैं। और लोग जब ऋण चुकाते हैं तो अधिक मात्रा में इनसे ब्याज की वसूली की जाती है, अधिक ब्याज की दर से इनसे ऋणों की वसूली की जाती है और जनता को कम दर पर ब्याज दिया जाता है। तो ये ब्याज का जो अंतर होता है यही बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। फिर साख की दो विभिन्न स्थितियाँ। साख क्या है? हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है।
ऋण, ऋण का मतलब है उधार। जो भी हमने धन उधार लिया उसको हम ऋण कहते हैं, लोन कहते हैं इंग्लिश में। से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है। धन की जरूरत है धन उपलब्ध कराएगा, वस्तुएं या सेवा की जरूरत है वस्तु सेवाएं उपलब्ध कराएगा, और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। हम निम्नलिखित 2 उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होती है। अब यहाँ पर त्योहारों का मौसम है, देखिए इस उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब से 2 महीने बाद त्योहारों का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम की सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम को 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है कि बाद में हम भुगतान कर देंगे। दूसरा वह है कि वह एक बड़े व्यापारी से 1000 जूते के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है और उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए गए धन की अदायगी भी कर देता है। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है और ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों और उत्पादन की समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। ऋण लेना यानी कोई भी अगर हम ऋण लें और उसको सकारात्मक रूप से पॉजिटिव वे में लगाएं, उत्पादन कार्यों में लगाएं, तो ऋण जो है हम ऋण से फ़ायदा या लाभ ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। अगर इसी धन को हम उत्पादन कार्यों से हटाकर अन्य कार्यों में लगाएं जिनसे धनार्जन ना होता हो, यानी अपने सामाजिक कार्यों में लगाएं, तो इससे ऋण एक समस्या बन जाएगा और वह तुम्हें गरीब बना देगा। इसलिए ऋण लेते समय किस उद्देश्य से लिया जाता है यह आवश्यक है। ऋण अगर आर्थिक उद्देश्य से लिया जाता है, व्यापारिक उद्देश्य से लिया जाता है तो लाभदायक है, और यदि सामाजिक उद्देश्य से लिया जाता है, समाज के अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए लिया जाता है, जिससे धन खर्च ऐसी जगह धन खर्च करें जहाँ से कोई फ़ायदा ना हो, लाभ ना हो, तो वहाँ ऋण जो है हमें समस्या उत्पन्न कर देता है। और दूसरे उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि एक छोटी किसान सपना अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगाती है और वह उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है और फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि सपना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर वह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल सपना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं हो पाती है कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। तो ये समस्याएं आ जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। साख मतलब होता है उधार लिया गया धन। ठीक है बच्चों, एक तरह का ऋण ही होता है, एक तरह की मुद्रा ही होती है जो भविष्य में जिसका भुगतान किया जाता है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का अंतर होता है और आमतौर से किसान ऋतु के प्रारंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर करती है कि फसल किस प्रकार की हुई है। फसल
अच्छी हुई है तो अधिक मुनाफा हो जाता है, ऋण को चुकाने में किसान को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। सपना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा या टुकड़ा भी बेचना पड़ा। ऋण ने सपना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी और उसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इसे जो है आम भाषा में क्या कहा जाता है? कर्ज जाल, कर्ज के जाल में फंसना। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहाँ से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक और कठिन और मुश्किल हो जाता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, इससे व्यक्ति की स्थिति पहले से अधिक बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। सपना को कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में और ख़राब हो गई है। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। अब अगला पॉइंट, ऋण की शर्तें। ऋण की शर्तें क्या हैं? ऋण की शर्तें क्या हैं? देखिए बच्चों, ऋण की शर्तें क्या हैं, आइए देखते हैं। अगला पॉइंट है ऋण की शर्तें। हर ऋण समझौते में ब्याज की दर निश्चित कर दी जाती है। कोई भी आप ऋण लें तो उसमें ब्याज की दर पहले से ही निश्चित होती है। महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है और जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार यानी गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि है, इमारत है, गाड़ी है, पशु है, बैंकों में पूंजी है, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्त के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन है, बैंकों में जमा पूंजी है, पशु है इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं। यानी गारंटी के तौर पर जो चीज़ें कर्जदार पूंजीपति के पास रखता है, महाजन साहूकार के पास रखता है, अगर वो कर्ज नहीं चुका पाता है तो इस व्यक्ति को यह अधिकार होता है, धन देने वाले को, साहूकार को, कि वह उसके द्वारा रखी गई गिरवी को बेच कर अपने कर्ज की वसूली कर सकता है। जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए कोई कर्जदार करता है। अब ऋण कई प्रकार के होते हैं। कोई आवास के लिए ऋण लेता है, मकान बनाने के लिए, कोई खेती करने के लिए, कोई उपकरण खरीदने के लिए ऋण लेता है। तो ऋण कई प्रकार के होते हैं। और ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋणों की शर्तें कहा जाता है। तो जो ऋण की शर्तें उसमें ब्याज दर शामिल होता है, जो गारंटी दी जाती है वो शामिल होता है। इसके अलावा कागजात, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके, भुगतान किस माध्यम से किया जाएगा, ये जो है ऋण की शर्तों के अंतर्गत शामिल होता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती हैं। यानी कर्ज की शर्तें हैं, जो ऋण की शर्तें हैं, वो उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहाँ विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग होती हैं। यानी ऋण की शर्तें भी अलग अलग होती हैं। अब ऋण व्यक्ति साहूकार से ले सकता है, बैंकों से ले सकता है, सहकारी समितियों से भी ऋण प्राप्त कर सकता है। ऋण प्राप्त करने के कई एक साधन हैं, स्रोत हैं। तो अगला पॉइंट है
भारत में औपचारिक क्षेत्र में शाख। औपचारिक क्षेत्र क्या होता है, अनौपचारिक। देखो, ऋण प्राप्त करने का जो अनौपचारिक साधन होता है वो साहूकार होता है। साहूकार होते, रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, जिसमें किसी प्रकार की शर्त या बंधन या कागजात की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और औपचारिक वे होते हैं जहाँ पर ब्याज दर, समय अवधि सब कुछ निश्चित होता है, कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है, तो वे औपचारिक क्षेत्र होते हैं। वहाँ से जो साख लेनी पड़ती है, ऋण लेना पड़ता है, उसके अंतर्गत शामिल होते हैं औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत। और औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत बैंक शामिल आती है, बैंक शामिल होते हैं। बैंकों से ऋण जो लिया जाता है वो औपचारिक स्रोत का ऋण होता है। हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो भागों में बांटा गया है। जो ऋण होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनको दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप से बन सकता है कि ऋणों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में बांटा गया। पहला है औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों से लिए गए कर्ज आते हैं। तो औपचारिक क्षेत्र के ऋण होते हैं या औपचारिक ऋण होते हैं, वो बैंकों और सहकारी समितियों से लिए जाते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, जो साहूकार हैं, व्यापारी हैं, मालिक हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, ये शामिल होते हैं। इनसे जो ऋण लिए जाते हैं वे अनौपचारिक स्रोत के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र से? देखिए, यहाँ पर ये पाई चार्ट बना हुआ है। ये जो पाई चार्ट बना हुआ है, इस पाई चार्ट में दिया गया है ग्रामीण भारत में ऋण के स्रोत। 2019 का ये पाई चार्ट है, यानी वृत्त दिया गया किस क्षेत्र से कितना ऋण लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं, जो रिश्तेदार और मित्रों से ऋण लिया जाता है वो 7% लिया जाता है, यानी कुल ऋण का 7% लिया जाता है। और जो अनौपचारिक एजेंसियां हैं उनसे 3% लिया जाता है। जो व्यावसायिक बैंक हैं उनसे जो है लगभग 51%, आधे से ज़्यादा परसेंट जो ऋण है वो व्यावसायिक बैंकों से लिया जाता है। और जमींदार से 1% ऋण लिया जाता है, साहूकार से 21% ऋण लिया जाता है। और अन्य औपचारिक एजेंसियां उनसे 5% ऋण लिया जाता है। सबसे ज़्यादा ऋण जो है बैंकों से लिया जाता है, आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और सहकारी समितियों से 10% ऋण लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ऋण व्यावसायिक बैंकों से लिया जाता है, जो व्यावसायिक बैंक हैं। उसके बाद साहूकारों से लिया जाता है और इसके बाद सहकारी समितियों से ऋण लिया जाता है। तो ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत जो है बैंकों से ऋण लिया जाता है। इस पाई चार्ट के माध्यम से ये दर्शाया गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। और जो औपचारिक ऋण हैं, ऋण की क्या दर होगी, क्या समय होगा, इसका निर्णय जो है रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। और जो औपचारिक स्रोत हैं, यानी बैंक है, सहकारी समितियां हैं, इन पर नज़र जो है रिजर्व बैंक की रहती है। कोई भी रिजर्व बैंक के नियमों के खिलाफ जाकर ऋण की वसूली नहीं कर सकता है या उससे अधिक ऋण नहीं ले सकता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम हिस्सा, नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। रिजर्व बैंक ने नियम बना दिया है, अगर जो भी तुम्हारे पास जमा धनराशि है उसका लगभग 10 या 15% भाग आप नगद रूप में रखेंगे, शेष को आप ऋण के रूप में दे सकते हैं। जो भी रिजर्व बैंक ने परसेंट तय किया होगा उसी के आधार पर उसको नगद रूप में अपने पास धनराशि रखनी पड़ती है। और आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायी और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, जो कि प्रमुख समस्या होती है छोटे किसानों की, छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे खरीदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उनकी ब्याज की दरें क्या हैं। तो जो औपचारिक स्रोत के ऋण होते हैं उन पर नज़र आरबीआई रखती है। वहीं जो अनौपचारिक स्रोत के ऋण होते हैं उन पर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि ये आरबीआई के पास रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। अनौपचारिक क्षेत्रों में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण ले सकते हैं। ऋण की दर अधिक भी हो सकती है।
और वे ऐच्छिक दरों पर ऋण ले सकते हैं और उनके नाजायज़ तरीकों को से वे अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला भी उन्हें कोई नहीं है। लेकिन बैंक हमारी उच्च आय क्यों चाहेगा? देखिए यहाँ पर ये प्राचीन काल से मनुष्य बैलों के माध्यम से खेती करते थे। किसान देखो खेत जोत रहा है। तो औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, लेकिन अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। तो जो अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लिया जाता है उससे जो कर्जदार हैं उनसे अधिक ब्याज अधिक दर से जो है ब्याज लिया जाता है, तो ये इनको महंगा पड़ता है, इसलिए समस्या में रहते हैं। और ऊंची ऋण की जो ऊंची लागत का अर्थ है, ऋण की जो ऊंची लागत यहाँ पर दिया गया, ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है और कुछ उदाहरणों में कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है, जिस कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण जाल में फंसता चला जाता है। ऐसा भी संभव है कि लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और यदि बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्जा ले सकेंगे, वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। औपचारिक और अनौपचारिक किसे क्या मिलता है? देखिए, जो अनौपचारिक और औपचारिक जो शाख है, किसे क्या मिलता है, किससे किसको कितना लाभ या हानि होती है, इसका मतलब यह है। शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवार की कर्जों की 54% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। जो शहरी क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उनकी जो 54% जो ज़रूरतें हैं वो अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। इसकी तुलना में आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए, क्या आप देखते हैं कि केवल उनके केवल 17% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से है, जबकि 83% कर्ज औपचारिक स्रोतों से लिए गए हैं। जब गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। इस सबसे हमें क्या पता चलता है कि पहला औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण ज़रूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से ही पूरी होती हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर पर ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है और यह उधार कर्जदाता को कर्ज में डुबो देता है। देखिए यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदारों को अनौपचारिक स्रोतों के ऋणों पर निर्भर न रहना पड़े और उनकी निर्भरता जो है कम हो जाए। दूसरा यह है कि यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए, दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार की औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋणों का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर देखिए चित्र बना हुआ है गरीब का, जो कि रजाई भर रहा है। और अगला पॉइंट है निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। अब निर्धनों की सहायता के लिए सरकार के द्वारा कुछ समूह संचालित किए गए हैं। इसमें स्वयं सहायता समूह आते हैं। आपने इनका नाम सुना होगा, स्वयं सहायता समूहों का। पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है? उन्हें औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि औपचारिक ऋण प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता है और समस्याएं भी आती हैं छोटे किसानों को।
निर्धनों को, गरीबों को। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। पहली समस्या है, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं मौजूद भी है, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजात की ज़रूरत पड़ती है। यानी जब तक आपके पास कोई संपत्ति नहीं होगी तब तक आपको बैंक कर्ज नहीं दे सकता है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते हैं। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन महाजन की दरें बहुत ऊंची रखते हैं और लेन देन की लिखापढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग भी करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीब को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है, जिनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, जिसमें विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह के एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं और जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है कि सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है और लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है और ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना होता है। और उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों जैसे बीज, खाद, बांस, कपड़े खरीदने के लिए, घर बनवाने के लिए, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधी ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करते हैं। देखो यहाँ पर ये समूह स्वयं सहायता समूह बना हुआ है, इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों सम्मिलित हैं। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती है। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को, ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी होती हैं, बल्कि समूह को नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पोषण है, घरेलू हिंसा है इत्यादि पर आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। तो ये पार्ट जो है आज बच्चों समाप्त हो गया है और इसके जो MCQs हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।